महत्वपूर्ण पार्ट है इमरजेंसी, आपातकाल। इस कमीशन में आपातकाल से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। कभी कभी तो भाग दे देता है और इसकी विषय वस्तु दे देता है, खंड का खंड खा, और आपको मिलाने के लिए दे देगा कि खंड का में क्या है, खंड का के और खंड खा से आप मिलान करके निम्नलिखित कूट को, सही कूट को चयन करिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी महानुभावों से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि सारे लोग भाग को, अनुसूचियों को, ठीक है, बिल्कुल रट डालिए, कहीं वहां सोचने की जरूरत ना पड़े। 22 भाग 12 अनुसूची, किस अनुसूची में क्या विषय है, इसको आप अच्छी तरीके से आप लोग रट डालिए। मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अभी तक हमने संविधान के तहत, संविधान में जो भी आर्टिकल्स के विषय में मैंने चर्चाएं की हैं, संघ के, राज्य के, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों के, तो जो भी चर्चाएं मैंने की है और जिन आर्टिकल्स पर मैंने विशेष फोकस करने के लिए आपको कहा है, वो दिमाग में रखिएगा, उसके आने की संभावना प्रबल है। तो मैं चाहता हूं कि आपके पोल साइंस से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ये बहुत ही इजी विषय है, बहुत हार्ड नहीं है, और इससे आप लोग डेली रूबरू होते रहते हैं। आपको इसका प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से इन सब विषयों को पढ़ने का मौका मिलता है, इसलिए पोल साइंस के आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपातकाल, इमरजेंसी, भाग 18, ठीक, आपके आर्टिकल अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच इसका उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे यहाँ आपातकाल 3 प्रकार के हैं। यह उपबंध कहां से लिया गया है पता है? यह उपबंध किस देश से आयातित है? आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? सर जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है, ठीक है, जर्मनी। वहां पर जो संविधान है वो बीमर संविधान के नाम से, बीमर गणतंत्र वहां पर है, और यह 1800, शायद मुझे क्लियर नहीं है, 1800 शायद 66 या 67 में लागू हुआ था, ठीक है। वहां से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। पूछा भी जा सकता है कि किस देश से आपातकालीन उपबंध की अवधारणा संविधान में उल्लिखित है, ठीक है। तो ये भाग 18, आर्टिकल 352 से लेकर 360, हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। एक आपातकाल अनुच्छेद आपका 352 है, दूसरा आपका अनुच्छेद 356 है, और तीसरा अनुच्छेद 360। यह आपके राष्ट्रीय आपातकाल, यह आपका राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने के बाद, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, ठीक। और तीसरा 360 क्या है? वह वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय आपातकाल 352 एक राष्ट्रीय आपातकाल, वो किस पर्पस से लगाया जाता है अभी उसकी चर्चा मैं करूंगा। 356 राज्य का संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, रिपोर्ट पर यह आपातकाल लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल 360 वह
भारत, संपूर्ण भारत में या उसके किसी एक भाग में भी इस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। पहली बात तो पहले 352, 356, 360 इसकी चर्चा की। आपको 352 से लेकर 360 जितने भी आर्टिकल्स बीच में पढ़ते हैं सब आर्टिकल महत्वपूर्ण है, सारे आर्टिकल्स। ठीक है, 352, 356, 360 तो आपको याद है, लेकिन 353, 354, 355, ठीक है, ये इधर ले ले। और फिर 56 के बाद आपको ले लें 358 और 359, ठीक है। बीच में 356 इसके विषय में आपको पता है, 352 इसके विषय में पता है, और इसके नीचे 360 इसके विषय में पता है। ये सब लोग जानते हैं, इसमें भूलने की गुंजाइश जरा भी नहीं है। 353, 54, 55 और फिर 58 और 59, ये 5 आर्टिकल्स और भी आपको दिमाग में रखने। इन आर्टिकल्स में किन किन बातों का जिक्र किया गया है? 353 में कहा गया है कि आपातकाल लागू होने के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, प्रभाव किस पे? 353 1 और 353 2, 1 के द्वारा और 2 के द्वारा। 1 के द्वारा कहा गया है कि कार्यपालिका, ठीक, तथा विधायिका पर पड़ने वाले प्रभाव। ठीक, 353 2 में कहा गया है कि जो आपके अनुच्छेद 268 से लेकर 279 के बीच में राज्यों को दिए जाने वाले कर, ठीक है, उसके बारे में जो कहा गया है, तो वह कर संबंधी या इसको कह सकते हैं वित्त संबंधी, ठीक है। यह 353 2 में कहा गया है, ठीक है। और नहीं, सॉरी, एक मिनट के लिए, यह 354 में है। वित्त संबंधी क्या है? 354 में। 355 मेरा क्या कहता है? 355 मेरा कहता है कि राज्य में या केंद्र का या संघ का या उत्तरदायित्व होता है कि राज्य की राजनीतिक व्यवस्था संविधान के अनुसार चलाई जाए। ठीक है, एक इसकी, और इसी 355 में कहा गया है युद्ध तथा बाह्य आक्रमण या अशांति से राज्य की रक्षा करने का अधिकार संघ के पास है। ये बहुत महत्वपूर्ण है 355। इसके द्वारा क्या कहा गया है? इसमें 2 बातें कही गई हैं। एक बात कही गई है कि युद्ध और या बाह्य आक्रमण या शांति से रक्षा करने का अधिकार संघ को दिया गया है, और दूसरी बात कही गई है कि संविधान के अनुसार राज्य की प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करना। यह 355 में कहा गया। जब इसी 355 के तहत इसको ये लगता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तब यह 356 की घोषणा करता है, वो भी राज्यपाल के प्रतिवेदन पर। ठीक है, और 358 और 359 में क्या कहा गया है? 358 में कहा गया है मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के निलंबन वह कौन सा अधिकार है कि जो आपातकाल लागू होने के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद स्वतः निलंबित हो जाता है, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित नहीं किया जाता है। इसका जिक्र किया गया है 358। ठीक है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 एक ऐसा आर्टिकल है कि 358 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है, या ऑटोमेटिक अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित नहीं होता
कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स 19 ऑटोमेटिक निलंबित हो जाता है। और 359 ये कहता है कि आपको 20 और 21 को छोड़कर ठीक सारे फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने का अधिकार, समस्त मूल अधिकार को निलंबित करना। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? यस सर। भाई कुछ बोलिए आप लोग। जी सर। यस सर। बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। देखिए 352, 356, 360 सभी को पता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, और 360। अब बीच के जो मेरे आर्टिकल्स बचते हैं, ठीक है, 353, 354, 355 ये, और फिर 358, 359। 358, 359 में 58 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है लागू होने के बाद अपने आप अनुच्छेद 19 का निलंबन होना, ये 58 के तहत है। और 59 के तहत कहा गया है कि 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल के दौरान कभी आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं किए जाते। आप बता सकते हैं 20-21 में क्या है? सर शिक्षा का अधिकार 21 में है और 20 वाले में 2 सिद्धि। 20 में क्या है? सुषमा मतलब दो दफा पाया जाता है किसी व्यक्ति के अंदर, दो वाला दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जी सर, वो वाला। और 21 में शिक्षा का अधिकार। नो 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 नो, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 21 का ही है, जो शिक्षा का अधिकार है वो 21 का में है। ठीक, 86वां संविधान संशोधन। हाँ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों कभी भी निलंबित नहीं होते और शेष राष्ट्रपति निलंबित कर देता है। ठीक है, चलिए सर 353 जो कार्यपालिका और विधायिका वाला आप बताए सर, एक बार फिर से बता देंगे? देखिए ऐसा है ना कि जो प्रभाव है 352 के लागू होने के बाद आपातकालीन प्रभाव, ठीक है, उस पे क्या कहा गया है कि विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति किस तरीके से उसमें प्रभावित होती है उसके विषय में चर्चा की गई है। 354 में क्या कहा गया है कि जो कर दिए जाते हैं 200 अनुच्छेद 268 से लेकर 279 के बीच में जो राज्यों को दिए जाने वाले कर या विभिन्न अनुदान, इन सब की जो चर्चाएं की है, इसका प्रभाव 354 में कहा गया है। ठीक है जी सर। ठीक, चलिए अब हम आते हैं पहला आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए हमारे यहाँ मूल संविधान में इस आपातकाल को लागू करने के 3 कंडीशंस बताए गए कि 3 ऐसी अवस्थाएं अगर आ जाएं तो ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। एक है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, ठीक, और तीसरा था आंतरिक अशांति। ठीक है, बताइए ये राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत इन कंडीशंस पर ये 352 लागू हो जाएगा। लेकिन यहां थोड़ा सा गौर करिएगा कि युद्ध और बाह्य आक्रमण तो ठीक है, ये आंतरिक अशांत जो है इसको निरसित कर दिया गया, निकाल दिया गया है, और इसकी जगह पर
सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह किस 44वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? 44वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? सर 1978 में। ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आंतरिक अशांति को समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह लाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हमारा 352 कब लागू होगा? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्यों हटाया गया पता है आपको? आंतरिक अशांत शब्द को क्यों हटा दिया गया? सर 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसका प्रयोग किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया था, अकारण किया गया था, इसी वजह से 78 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। अब हम यहां पर सशस्त्र विद्रोह, ये 3 कंडीशन है। अब इसमें एक पॉइंट आप नोट करिएगा, 352 जो आपातकाल लागू होता है या तो सारे देश में या किसी भाग पर, ठीक है, यह आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि यह संपूर्ण देश में ही लागू हो सकता है कि कोई एक पार्ट ही इससे ज्यादा अफेक्टेड हो तो उसी पार्ट में भी इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो यह सारे देश में या किसी एक भाग पर लागू किया जाएगा। ठीक, इसको लागू होने के बाद पहली बात कि राष्ट्रपति के आदेश से लागू होता है, लेकिन राष्ट्रपति सारा का सारा काम किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। मंत्रिमंडल यदि कहेगा तो इसको लागू किया जाएगा, राष्ट्रपति इसके लिए आदेश देगा। लेकिन इसके बाद 1 महीने के भीतर, यहां ध्यान रखिएगा, 1 माह के अंदर, ठीक, दोनों सदनों द्वारा पारित कराया जाएगा। और जब दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाएगा तो यह 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। यानी कि फिर जो हमारे विधायी प्रशासनिक शक्तियां लागू की जाएंगी वह कितनी देर तक? 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। इसके बाद अगर सदन चाहेगा तो इसको 6 माह के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ा सकता है। ठीक है, 352 की चर्चा मैं कर रहा हूं, पहले वो 6 माह तक। अब एक कंडीशन ये आती है कि राज्यसभा तो कभी विघटित नहीं होती, लोकसभा विघटित हो जाती है। ठीक, यदि लागू होने के बाद, जिस दिन से राष्ट्रपति ने घोषणा की, उसके लागू होने के बाद राज्यसभा के द्वारा पारित हो जाता है, ठीक, और लोकसभा उसी दौरान विघटित हो जाती है 1 माह के अंदर और इसको पारित नहीं कर पाती, तब की क्या कंडीशन बनेगी? क्योंकि इसको दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है, तब की कंडीशन ये बनेगी कि राज्यसभा के द्वारा तो 1 माह के अंदर पारित हो गया, लेकिन लोकसभा इसके उपरांत, विघटित होने के उपरांत जब भी गठित की जाएगी, उस गठन के 1 माह के अंदर उसे पारित करवाना होगा। अगर वो पारित नहीं होता तो यह आपातकाल अपने आप निरस्त हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, और
इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति इसको लागू करता है। इसके लिए लिखित सलाह होनी चाहिए, ठीक। 352 के लिए लिखित, 356 राज्यपाल के प्रतिवेदन पर और 360 के लिए कोई लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, मौखिक उस पर भी इसको लागू किया जा सकता है 360, ठीक। एक कंडीशन यहाँ एक देखिएगा, 352 6 माह के लिए, 356 6 माह के लिए, लेकिन 360 जो है वो अनिश्चित काल के लिए लागू किया जाता है। क्लियर हो गया? 352 6 माह के लिए, उसको बढ़ाया जा सकता है, वो अलग बात हो गई। 356 भी 6 माह के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है, वो अलग बात हो गई। लेकिन 360 के लिए लिखित कोई मंत्रिमंडल जरूरी नहीं है कि लिखित उसको दे राष्ट्रपति को, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसको 6 माह उसको अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता है। हमारे यहाँ कभी भी वित्तीय आपातकाल अभी घोषित नहीं हुआ, ठीक। ये क्यों हो गया? पहली बार ये राष्ट्रीय आपातकाल, हाँ एक चीज और यहां देख लेते हैं, आपका बाह्य आक्रमण, आक्रमण शब्द जो है यह सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं है, ठीक। यह सिर्फ युद्ध को ही आक्रमण नहीं माना जाता। जैसे कि अवैध रूप से लोगों का हमारे यहाँ प्रवेश कर जाना, यहाँ मतदाता रजिस्टर में या मतदान के लिए वो लोग अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा लेना, यहाँ की नौकरियों में भी शामिल हो जाना, ये सब विभिन्न बातें ऐसी हैं कि जो आक्रमण में आती हैं, ठीक है। आक्रमण के लिए जरूरी नहीं है कि वह डायरेक्ट हमारे यहाँ कोई फाइट हो किसी कंट्री के साथ। इस आक्रमण में आपका क्या है? अवैध प्रवास, ठीक, मतदाता बनना, नौकरियां प्राप्त करना, ठीक। इस तरीके से आप देखते हैं कि असम में, ठीक है, कितने बांग्लादेश शरणार्थी जो है असम, पश्चिम बंगाल, इस सब जगह पर आकर बस गए हैं और उन्होंने यहाँ पर अपने को नागरिक घोषित करवा लिया है और यहाँ अस्थायी रूप से वो रहना शुरू कर दिए, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ आपातकालीन स्थिति लाने में सहायक हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको 2005 में एक सर्वदानंद बनाम भारत संघ, इसके बाद में आपको उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया था कि आक्रमण को आप सिर्फ युद्ध से मत लीजिएगा, इसमें अवैध प्रकार का जो प्रवास होता है, हमारे यहाँ मतदाता बनना, हमारे यहाँ नौकरियों को प्राप्त करना, यहाँ पर अस्थायी व्यवस्था कर लेना, ये सब भी हमारे यहाँ आक्रमण में आता है, ठीक है। ये हमारा आपका हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक। हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की गई है। 3 बार में एक पहली बार आपका 26 अक्टूबर 1962 को, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को, जब भारत पाक के बीच पाक का आक्रमण हुआ था और जब आपको बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। तीसरा आपका शायद 26 जून या 25 जून है 1975, ठीक, इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति पर। अच्छा, कोई बता सकता है कि 26 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने आक्रमण किया तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? सर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री कौन थे? सर प्रधानमंत्री सर उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे और राष्ट्रपति सर राधाकृष्णन जी थे। राधाकृष्णन थे कि राजेंद्र प्रसाद थे? सर राधाकृष्णन थे, पढ़े थे। अच्छा, चलिए भाई, इनकी बात मान लीजिए, आपको आप लोग सहमत हो जाइए,
इस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और राधा कृष्ण हमारे राष्ट्रपति। यहाँ पर 3 दिसंबर 71 को कौन था प्रधानमंत्री राष्ट्रपति? सर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और राष्ट्रपति बीवी गिरी थे। वेरी गुड। 26 जून 1975 को प्रधानमंत्री? सर प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी थी और बल्कि सर राष्ट्रपति बदल गए थे। राष्ट्रपति और सर कौन था? कोई अहमद करके थे, सर नाम याद नहीं आ रहा है। फखरुद्दीन अली अहमद। जी सर। ठीक है, ये 3 बार हमारे यहाँ आपातकाल की घोषणा हुई है। आप ये बता सकते हैं कि पहला आपातकाल कब समाप्त हुआ था? सर नहीं पता। किसी को? मनीषा जी? सर 21 मार्च को। हाँ? नहीं सॉरी। देखिए, ये आपातकाल जो है लगभग करीब 5 वर्ष 2 माह चला था। ठीक है, और कुछ दिन था। तो 62 और 5 67 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, यानी कि यह मुझे लग रहा है 26 दिसंबर या जनवरी में, 1 मिनट, जनवरी 1968 को। अब कितनी जनवरी है ये नहीं पता, लेकिन हमको लग रहा है 10 जनवरी के आसपास होगा। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष 2 माह 14 दिन यह आपातकाल चला था। तो 26 अक्टूबर से आप लोग जोड़ डालिएगा, 5 वर्ष 2 माह 14 दिन, यानी जनवरी 1968 तक चला। और जो 3 दिसंबर 1971 को और 26 जून 1975 को जो आपातकाल लागू हुआ, यह आपातकाल दोनों एक साथ चले। ठीक है, और ये आपातकाल 21 मार्च 1977 को आपातकाल के समाप्ति की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो यह 3 प्रकार के आपातकाल हमारे यहाँ लागू होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं। अनुच्छेद 356, इसके तहत राज्य, देखिए राज्य में आपातकाल के नहीं, यहां पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। राष्ट्रपति शासन। अच्छा, इसे राष्ट्रपति शासन क्यों कहा जाता है? क्या राष्ट्रपति यहाँ का शासन व्यवस्था संचालित करता है? सर राज्य की पूर्ण शक्ति वहाँ संघ के उसमें चली जाती है ना, हाथों में, इस वजह से होता हुआ। नहीं, तो इसको राष्ट्रपति क्यों कहा गया कि राष्ट्रपति शासन? क्या राष्ट्रपति का राज्यों में शासन हो जाता है? शासन नहीं होता, लेकिन राज्यपाल के माध्यम से उसका मतलब वेरी गुड। जो इम्प्लीमेंट कराता है उस किसके माध्यम से कराता है? वो राज्यपाल के। और राज्यपाल क्या रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो प्रसाद पर्यंत ये रहता है, और वह नौमित किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसीलिए इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, जबकि शासन का पूरा उत्तरदायित्व राज्यपाल के कंधों पर रहता है। ठीक है, अब देखिए संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्यों में, इसको आपको राष्ट्रपति शासन 356 के द्वारा। देखिए, इस शासन व्यवस्था के लागू होने के बाद, इस आपातकाल के लागू होने के बाद 2 कार्य होते हैं। एक कार्य यो होता है कि राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर नियंत्रण किसका हो जाता है? वो कहा जाता है राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है।
लेकिन विधायी जो शक्ति होती है, जो विधानमंडल के द्वारा होती है, वो किसमें अंतरण हो जाती है, यानी कि चली जाती है संसद पर। ठीक। और कार्यपालिका शक्ति जो है वो चाहे कार्यपालिका राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के माध्यम से करवाई जाती है, और उस सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति वो केंद्र में निहित हो जाती है, और केंद्र जो है राष्ट्रपति में निहित हो जाती है, और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से उसको संचालित कराता है। तो ये हमारी राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या विधानमंडल को निलंबित किया जा सकता है? बताइए, राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल निलंबित हो जाती है? सर निलंबित नहीं होती है। निलंबित नहीं होती। वेरी गुड। निलंबन नहीं होता, सिर्फ उनकी शक्तियों का अंतरण हो जाता है केंद्र की तरफ या राष्ट्रपति की तरफ। ठीक है, उसका निलंबन नहीं किया जाता है। अब ये बताइए कि भारत में अभी तक या पहली बार, हाँ पहली बार इसकी विधायी वो देख लीजिए कि राष्ट्रपति शासन की जब घोषणा होती है वह भी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर पारित करवाना आवश्यक होता है। मैं यहाँ एक बात थोड़ा सा रोकूंगा आपको कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा जब पारित होता है तो वह विशेष बहुमत से पारित होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों सदनों द्वारा जो पारित होता है वह साधारण बहुमत से पारित होता है। और वहां क्या था? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत होता है कि उस सदन का बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत, ये विशेष बहुमत होता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वह विशेष बहुमत से पारित करवाया जाता है दोनों सदनों से, और ये आपातकाल आपका साधारण बहुमत से पारित करवाया जाता है। साधारण बहुमत में क्या होता है? जितना सदन की संख्या रहती है उसके हाफ से एक अधिक वो साधारण बहुमत हो जाता है, उससे ये पारित करवाया जाता है। ठीक है, ये 2 माह के अंदर, और वो 1 माह के अंदर, और वित्तीय आपातकाल भी 2 माह के अंदर दोनों सदनों से पारित करवाना आवश्यक होता है। ठीक है, 2 माह के अंदर, यानी कि पहला जो है वो 1 माह है, दूसरा तीसरा जो है वो 2-2 माह के हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है, तो ध्यान रखिएगा कि पहला 1 माह, दूसरा और तीसरा 2-2 माह। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज रहती है कि पारित होने के बाद 6 माह तक यह प्रवृत्त होती है। 6 माह तक, फिर इसको अगर सदन चाहे तो 6 माह बढ़ाते हुए या 3 वर्ष तक ले जा सकती है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद भी अगर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना हो तो एक कंडीशन होती है, उसमें चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है, और चुनाव आयोग ये बताता है कि यहाँ अभी भी निर्वाचन कराने की स्थिति नहीं है, इसलिए इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, एक कंडीशन आई थी पंजाब की कंडीशन थी कि वहां पे राष्ट्रपति शासन ही चलता रहा, 5 वर्ष से अधिक तक चलता रहा। ठीक है, जब पंजाब में उग्रवादी गतिविधियां चल रही थी, तो उस कंडीशन में आपका निर्वाचन आयोग इस बात की पुष्टि करेगा कि यहाँ पर निर्वाचन कराने की स्थिति नहीं है, उस कंडीशन में इसको बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा 6 माह बढ़ाते हुए इसको 3 साल तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, फिर इसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों हो गया। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि पहली बार भारत में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? बता सकता कोई? सर पहली बार पंजाब में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? सर 1951 में लागू हुआ था सर। 1951। यस सर। सर्वाधिक बार कहाँ पे लागू हुआ? सर सर्वाधिक तो सर यूपी और मणिपुर में 10-10 बार लागू हुए हैं। हाँ? सर यूपी और मणिपुर में। यूपी और मणिपुर, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट सामने आता है। यहाँ पर 10-10 बार लागू हुआ, ठीक है। और पंजाब प्लस जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 9 बार। अभी तक भारत के राज्यों और केंद्र शासित मिलाकर यह 134 टाइम्स, ठीक है, 134 बार संवैधानिक तंत्र की विफलता पर 356 का प्रयोग किया गया था, ठीक है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप इसके विषय में देख लीजिए। इसके बाद देखिए सर एक क्वेश्चन था। जी बताएं। सर जैसे कि आपातकाल सर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है किसी राज्य पर जी, तो सर उसमें जो लोकसभा है सर क्या संचित निधि से सर धन का आय व्यय कर सकती है कि नहीं सर? बिल्कुल कर सकती है। सर ये राज्यपाल के आदेश अनुसार होगा या राष्ट्रपति के? नहीं, ये संसद के द्वारा होगा। अच्छा सर। ये संसद के द्वारा होगा, ये राज्यपाल या राष्ट्रपति के आदेशानुसार नहीं होगा, क्योंकि विधायी शक्ति का अंतरण संसद में हो जाता है, ठीक है। संसद समवर्ती सूची की तरीके से राज्य विषयों पर वो विधान बना सकती है, ठीक है। जैसे सर लोकसभा का सर सत्र नहीं चल रहा है तो क्या सर संचित निधि से सर धन निकालने के राष्ट्रपति का जो है उसका ऑर्डर चाहिए या सर राज्यपाल का? नहीं, अगर देखिए ऐसा है ना कि अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, तो पहली बात तो संचित निधि से धन निकाला नहीं जा सकता इस तरीके से, ठीक। उसमें ये कहा गया है इसको पास करवाने के लिए जब लोकसभा गठित होगी, ठीक है, उसको पास करवाना लोकसभा से आवश्यक होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि लोकसभा सत्र नहीं है, ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति के आदेश से उस धन को खर्च किया जा सकता है, ठीक है, जी सर। राष्ट्रपति के आदेश। लेकिन नियमता ये है कि जब भी लोकसभा गठित हो जाए उसको तुरंत पास करवाना आवश्यक हो जाता है, शायद 6 सप्ताह का समय रहता है, जी सर। ठीक है। सर अभी जो आप बताए थे सर साधारण बहुमत वाला सर आपातकाल की स्थिति, सर इसमें लोकसभा के सर कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य शामिल होते हैं कि उससे ज्यादा? नहीं, ऐसा है, साधारण बहुमत का प्रयोग एक बटे नहीं, पूरे सदन का हाफ से अधिक ये होता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यह आपातकाल अगर प्रवर्तित है, ठीक, तो 1/10 सदस्य लोकसभा के वो राष्ट्रपति अगर लोकसभा है, ठीक है, चालू सत्र में, तो वह लोकसभा अध्यक्ष से कहेगा कि इसको समाप्त करने की स्थिति है और 1/10 सदस्य इसका एक अनुमोदन करके लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष सदन में के बहुमत से इस आपातकाल को समाप्त करेगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर लोकसभा सत्र में नहीं या विघटित हो गई हो, ऐसी स्थिति में 1/10 सदस्य राष्ट्रपति के पास जाएंगे, ठीक, और राष्ट्रपति से ये अनुरोध करेंगे कि आप लोकसभा अगर मान लीजिए सत्र में नहीं है तो लोकसभा का सत्र बुलाकर आप साधारण बहुमत से इसको समाप्त करवाने की कृपा करें या कष्ट करें, ठीक है। जी सर। ये ध्यान में रखिएगा। अगर सत्र नहीं है तो
राष्ट्रपति के द्वारा, और सत्र अगर है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उस सदन संख्या का 1/10 भाग अनुमोदन के लिए जाएंगे, ठीक, और फिर वो सदन बुलाकर उसका बहुमत लेगा। अगर साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक सर। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि 6 माह का जो प्रवर्तन होता है, कहा जाता है कि 6 माह तक प्रवर्त रहेगी। ठीक है। 6 माह कब से लिया जाएगा, बता सकता कोई? 6 माह कब से लिया जाएगा? सर लागू होने के बाद से या लागू होने के दिन से? लागू कब होगा, किस डेट से लिया जाएगा 6 माह? सर जिस तारीख से सर मंत्रिमंडल में सर पेश होगा उसी दिन से लिया जाएगा। बताइए मनीषा जी। विशाल पांडे जी, 6 माह कब से? सर जिस दिन से यह लागू होगा उसी दिन से। यानी कि मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जिस दिन से घोषणा करेगा। हाँ यस सर। मनीषा जी सही बात है। अभिलाषा सर जी? जिस दिन से सर जब से लोकसभा में मतलब पारित हो जाएगा तब से लिया जाना चाहिए ना? साक्षी गौतम? यस सर। सर जब से ये पारित हो जाना चाहिए लोकसभा में तब से लिया जाना चाहिए। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं, आपने सही बताया है, वो 6 माह राष्ट्रपति की घोषणा से नहीं ली जाएगी, वह ली जाएगी पहला सदन पारित करने के बाद। जब दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन जब पारित कर देगा जिस दिन, दूसरा सदन राज्यसभा भी हो सकता है, दूसरा सदन लोकसभा भी हो सकता है। ठीक है। जिस दिन दूसरा सदन पारित करेगा उस दिन से 6 माह। ठीक है। सर दूसरे सदन से पारित होने के बाद उसी दिन से 6 माह तक गिना जाएगा। ओके सर। ये बात बहुत अच्छी है, ये आईएएस के लायक प्रश्न है कि कब से गिना जाएगा 6 माह। ठीक है। तो वो जब दूसरा सदन इसको पारित करेगा उस दिन से 6 माह इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है। ओके चलिए, ये आपका राष्ट्रपति शासन के विषय में। और अब एक आपातकाल आपका है, हाँ, 358 और 359, इसकी चर्चा हमने किया था। इसकी चर्चा में एक बात ध्यान में रखिएगा, 19, ठीक, 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो स्वतः निलंबित होता है, स्वतः निलंबित जो होता है, यह अगर उद्घोषणा के बाद, मतलब राष्ट्रपति शासन आपातकाल समाप्त होने की उद्घोषणा हो गई, तो यह स्वतः जो निलंबित है, स्वतः यह ऑटोमेटिक अपने प्रभावशीलता में आ जाएगा। इसके लिए अलग से कोई विधान जारी नहीं करना होगा। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और समझिएगा कि 358 के द्वारा जो 19 निलंबित होता है, वह सिर्फ किसमें, युद्ध प्लस बाह्य आक्रमण, इन दोनों कंडीशन पे ही निलंबित होता है, सशस्त्र विद्रोह पर नहीं, सशस्त्र विद्रोह पर नहीं। आया समझ में? बात समझ में आई? यस सर। यस सर। 19
ऑटोमेटिक जो निलंबित होता है वो सिर्फ 2 कंडीशन में, युद्ध और बाह्य आक्रमण पर। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पे 19 का स्वतः निलंबन नहीं होता। और जब इसके द्वारा आपातकाल ये लागू किया जाता है और जब आपातकाल के समाप्ति की घोषणा की जाती है तो यह स्वतः प्रभावशाली हो जाती है, प्रभावशीलता की स्थिति में आ जाती है 19 को। इसके लिए अलग से कोई घोषणा नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और 359 के द्वारा 20-21 को छोड़कर शेष फंडामेंटल राइट्स, शेष मूल अधिकार को अगर निलंबित किया जाए तो, अगर निलंबित किया जाए तो आपातकाल की समाप्ति पर यह स्वतः प्रभावशीलता की स्थिति में नहीं आएंगे। इसके लिए प्रभावशाली बनाने के लिए पुनः एक घोषणा करनी पड़ेगी। इस चीज का डिफरेंशिएट आप करिएगा, ध्यान में रखिएगा। 19 स्वतः आ जाता है, लेकिन 19, 20, 21 को छोड़ने के बाद जो शेष फंडामेंटल राइट्स आते हैं वह स्वतः जो है प्रभावशाली नहीं हो पाते, उनके लिए अलग से प्रावधान लाना पड़ता है। ये डिफरेंशिएशन आप दिमाग में रखिएगा। और पहली बात कि सशस्त्र विद्रोह पर यह लागू नहीं होता, स्वतः नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360। जब संघ या उसके राज्यों के मध्य किसी जगह राष्ट्रपति को यह लगता है कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो वह किसी एक भाग के लिए या पूरे राष्ट्र के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक, और इसकी घोषणा के लिए मंत्रिमंडल से कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि लिखित या राष्ट्रपति से कहे तब यह घोषणा हो। यह मौखिक उद्घोषणा भी किया जा करता है, लिखित का कोई प्रावधान इसके लिए नहीं। तब ये क्या करेगा, पहली बात कि अगर संघ वित्तीय आपातकाल लागू करता है तो वह राज्यों को निर्देश देगा कि इस तरीके से अपनी प्रशासनिक तंत्र को आप संचालित करने की कोशिश करिए जिससे वित्तीय समावेशन किया जा सके। पहला एक। दूसरी बात, वह करों को बढ़ाने या उस वित्तीय आपातकाल की जो समस्या हो उसको समाधान करने की दिशा में कदम उठाने के लिए राज्यों को निर्देश देगा। ठीक, एक बात और है कि इस वित्तीय आपातकाल के बाद राज्य सरकार या संघ सरकार में कार्यरत सभी कर्मचारियों, ठीक है, या कुछ कर्मचारी, ये जरूरी नहीं कि सभी, कुछ कर्मचारियों से उसके वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। ठीक, और इस कटौती से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश भी मुक्त नहीं रहेगा, मुक्त नहीं रहेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के भी वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप देखिएगा। और ये अनिश्चित काल, ऐसा नहीं कि इसको लागू होने के बाद, इसमें भी वही कंडीशन है कि 2 माह के भीतर दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। उसमें क्या है, 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी, दूसरे में भी 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। इसमें इसे अनिश्चितकालीन प्रवर्तन की स्थिति है, इसमें 6 माह की कोई बात नहीं है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल में एक बात ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ध्यान में रखिएगा कि इनके भी वेतन भत्ते में कटौती की जाती है। ठीक, अच्छा,
एक मेरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जब 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो क्या न्यायपालिका की शक्ति में भी कटौती करने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है? बताइए। अगर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू है, जैसे राज्य की विधियों पर अधिकार केंद्र का स्थापित हो जाता है, संसद का हो जाता है, कार्यपालिका शक्ति विधायिका शक्ति पर हो जाता है, तो क्या न्यायपालिका शक्ति पर भी अधिकार केंद्र या राष्ट्रपति का हो जाता है? नहीं सर, है? तो नहीं नहीं सर, न्यायपालिका तो स्वतंत्र नहीं। होती है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका के किसी भी अधिकार में 356 के द्वारा कोई कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। अब हम लोगों ने इस आपातकाल से संबंधित प्रमुख बातों को हम लोगों ने देखा, आर्टिकल्स को देखा। आप इसमें 355 विशेष महत्वपूर्ण है, 358, 359 विशेष महत्वपूर्ण है, और बाकी 352, 356, 360 के विषय में आपको जानकारी है ही है। ठीक है, अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण मेरा बचता है संविधान संशोधन 368। ठीक है, एक महत्वपूर्ण आपका किस विधि से कैसे संशोधन होता है, कौन कौन से विषय हैं जो साधारण बहुमत से, मतलब संविधान संशोधन तो 2/3 बहुमत से ही किया जाता है, किन विषयों में आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इस विषय में हम लोग चर्चा कल करेंगे। ठीक है, आप, मुझे आशा है कि आप लोगों को इमरजेंसी के विषय में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरीज आपकी हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, वरना मैं अब कल जो है मुझे लगता है कि राजनीति विज्ञान का, पोल साइंस का लास्ट लेक्चर कल होगा, कल मैं समाप्त करूँगा। संविधान संशोधन में मुझे पढ़ाना है कि संविधान संशोधन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो ठीक है, आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन हो आपका तो बोलिएगा। सर जी जो सर भारत रत्न दिया जाता है, क्या सर इसमें वारिता सर एसटी की सब रखी जाती है सर, सबसे सामान्य सबके लिए? क्या चीज? सर जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, तो सर क्या इसमें सर जो वारिता होती है SC ST के आधार पर दी जाती है, जनरल मतलब सबके सामान्य होता है? भारत रत्न, आप जरा सोचिए कि यह शब्द कितना महत्वपूर्ण है। भारत के भूभाग में निवास करने वाले सभी लोगों को, ठीक है, जी सर। इवन कि वह नागरिक हो या ना हो, ठीक, तो भी अगर भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कोई महत्वपूर्ण उसका योगदान है तो उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई, इसमें कास्ट की, वर्ग की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक, किसी भी व्यक्ति को इसको, जो राष्ट्र की सेवा में उसका योगदान हो, उसको दिमाग में रखते हुए, उसके कार्य को ध्यान में रखते हुए ये भारत रत्न प्रदान किया जाता है, जिसमें SC ST OBC जनरल की कोई बात नहीं आती। सर विदेशियों को भी दिया जा सकता है, विदेशी आदमी जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो भारत के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान समझ में आता है, ठीक है, उसकी एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी के द्वारा वो निर्णय किया जाता है, तो भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है। ओके सर। ठीक है सर एक रिक्वेस्ट ऐसे जी, बताएं। सर, आप लिखते हैं बहुत जल्दी इरेज कर देते हैं सर, हम लिख नहीं पाते हैं ये सर, प्लीज सर कौन धीरज जी बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, इरेजिंग में समय लगाया करें। सर हम लिखते बहुत जल्दी लेकिन आप तुरंत मिटा देते हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि कितने सदस्यों की वो परेशानी है? नहीं सर, हमें तो नहीं है। और कोई? एकदम अच्छे से सिखा दिए हैं। और कोई? सर हमें भी नहीं है। आप कौन भाई साहब? सर हमें भी सर हम विकेश।
अच्छा विकेश जी, और सर हमें लिखनी है। तो जो है वो जरा बता दे अपना नाम। सर अगर आप और तेल लिखेंगे तो हम लोग और तेल लिख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है कि मेंस की लिखने की जो है आपकी एक आदत बन जाएगी, क्योंकि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पीसीएस में। एक प्रश्न के लिए 7 या 8 मिनट आपको मिलेंगे, और उस 7-8 मिनट में कम से कम 1 मिनट 2 मिनट ऐसे जाएंगे जो प्रश्न को समझने बूझने में आपका निकल जाएगा। तो लिखने के लिए 6 मिनट। तो धीरज जी आप अपनी लेखनी को गति प्रदान करें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपकी सहायता थोड़ा करूं, लेकिन आपको इसमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता है। सर लेक्चर दोबारा सुन लिया करें ना तो हो जाएगा। हाँ लेक्चर दोबारा सुन लिया करें। एक चीज मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी तो शायद समय नहीं है। मैं एक क्लास लेक्चर आपको अपने चैनल में डालता हूँ, ठीक है। क्लास लेक्चर में एक वार्तालाप शैली में मैं आप बातें करता हूँ, लोगों का नाम लेता हूँ, कभी कभी हम विषय से दूसरे विषय में, ठीक है, चले जाते हैं। तो टॉपिक को मैं सोच रहा हूँ कि आधे घंटे का हर एक टॉपिक का एक लेक्चर स्वतः रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाल दूँ, क्लास लेक्चर ना रहे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको 1857 पढ़ना है, समझना है, तो वो लेक्चर केवल सुन ले, ठीक है, और उससे आपको समझ में आ जाए। तो मेरा ये आइडिया ठीक है कि नहीं? हाँ सर बढ़िया है। अच्छा रहेगा ना? समय में अच्छा कंटेंट। तो आप लोग बंधुआ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग कहते हैं इसके सब्सक्राइबर को ये लाइक करिए, क्या कहा जाता है मुझे तो कहने भी नहीं आता, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक। और मैं कोशिश करूंगा कि एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर संपूर्णता के साथ मैं उसको आधे घंटे का दे दूं, जिससे टॉपिक आप पढ़े, ठीक है, खोजे और वो आपको मिल जाए, ठीक है। ये चीज मैं करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा और मैं समय दूंगा। और बताइए। बहुत कम समय में रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा। उसमें हम जो ये शैली में पढ़ाते हैं ना, ये थोड़ी सी बाद में सुनने में अटपटी भी लगती होगी, है ना, क्योंकि इसमें लोगों का नाम लेना, बीच बीच में पानी पीते रहना, ये सब भी चीजें आती हैं। नहीं तो दिक्कत नहीं होती है, हैबिचुअल है सर, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये कम समय में किसी हाँ, एक बताएं। टॉपिक को खत्म करना इसको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। बढ़िया ये होगा लिस्ट बना के डालना।